गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का नया लेक्चर न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस सेम उसी वे में प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न आते हैं। अगर आप डेप्थ लेवल पे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं तो भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको भी मैं सेपरेट इसी क्लास में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ न्यूक्लियस। कैसे रीड करना है, क्या क्या टॉपिक न्यूक्लियस में हमें पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा क्लास। न्यूक्लियस टॉपिक, और न्यूक्लियस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पहले ही जान लो कि हमें किसी एटम के सेंट्रल पार्ट का स्टडी करना है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं करना है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं हमें इनकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें स्टडी करना है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं आपको पता होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, न्यूक्लियस किसका घर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इसके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ दो लोग आते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा इसमें कोई और नहीं रहता। बाकी मानने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी और डिविजिबल पार्टिकल, मेजॉन पार्टिकल रहते हैं, लेकिन वो डेप्थ लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप अपने हायर स्टडी के दौरान पढ़िएगा। न्यूक्लियस में मेजॉन पार्टिकल भी पाए जाते हैं, वो आगे की कहानी है, वो हम लोग फिर कभी सीखेंगे। आइए चलते हैं। जो प्रोटॉन होता है, इट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, आपको पता होगा, प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कंटेनिंग चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल इट मीन्स चार्जलेस हो गया, या ये न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज, सीधा सीधा कहो नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल है। जो इसकी वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, मास ऑफ प्रोटॉन। और वही बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। बहुत ध्यान से देखिए, जो मास ऑफ प्रोटॉन है इसकी वैल्यू और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू, ये दो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ से हम फैक्ट कह सकते हैं, यहाँ से हम फैक्ट कह सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ये अकॉर्डिंग टू डाटा आप देख सकते हैं, 1.6726 है और वहाँ पर 1.6748 है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये थे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग इसके बाद बेसिक अगला कॉन्सेप्ट उठाते हैं, जहाँ से हम सीखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो बेटा जो न्यूक्लियॉन्स होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन प्लस ओवरऑल न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कलेक्टिवली ग्रुप है, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसका कलेक्शन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके कहा जाता है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं न्यूक्लियॉन्स समझ लिए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करेगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि न्यूक्लियॉन्स का सिर्फ इतना मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समग्र स्वरूप, मिक्स फॉर्म, दोनों का कंबाइंड फॉर्म, समझ रहे हैं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इन सब का यूज है बेटा, जस्ट आज ही के क्लास में इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी करवा देंगे। एटॉमिक नंबर जो होता है सीधा सीधा ये किसी एलिमेंट में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस इतना ही। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। आगे इसका यूज है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर। मास नंबर, ये मास नंबर क्या होता है? देखो मास नंबर सीधा सीधा कोरिलेट करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। बचपन में आप पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जो मास नंबर होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। किसी एलिमेंट में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं ये सीधा सीधा डिफाइन करता है मास नंबर को। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक बात रख दूं अपनी, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये हमसे गलती से मैंने लिखा नहीं, लेकिन अब लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जेड से। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सीधा सीधा इस बात को बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और अगर बात करें मास नंबर की, नाम से क्लियर है मास नंबर, ये मास को डिफाइन करेगा, न्यूक्लियस के मास को डिफाइन करेगा। तो अगर मास नंबर की हम बात कर रहे हैं तो मास नंबर क्या बताता है किसी एलिमेंट का, तो मास नंबर सीधा सीधा बताता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। हमने एटॉमिक नंबर समझ लिया, हमने मास नंबर समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियाइड क्या होता है। न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियाइड, देखो न्यूक्लियाइड होता है किसी एलिमेंट एक्स जेड ए, इस रिप्रेजेंटेशन को ही बेटा कहा जाता है न्यूक्लियाइड। ये जो न्यूक्लियाइड शब्द आया है ये इस बात को बताता है कि जब किसी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वही सिंबल कहलाता है न्यूक्लियाइड। और ये एक्स किसी अननोन एलिमेंट का नाम है। तो न्यूक्लियाइड तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। एक थियरी और कवर कर लेते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर मास। इसके बाद फिर सीधा हम लोग सवाल पे आएंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या होता है? देखो न्यूक्लियर मास, अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग वाला खेल है थोड़ा सा। न्यूक्लियर मास की बात हो रही है ना, टॉपिक को पढ़ो जरा, इसमें क्या हार्ड है। न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास का मतलब है कि हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं। भाई साहब अगर हम लोग न्यूक्लियर मास के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इनसाइड। और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या न्यूक्लियस कह दो। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियर मास। क्यों, सही है ना भाई, यही तो बोलोगे और क्या बोल पाओगे।
न्यूक्लियर के मास को कौन डिफाइन करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप वही देखो लिखा है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियर मास। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए इतने बेसिक से हमारे अब क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, एक दो प्यारा सा क्वेश्चन देख लीजिए। देखो हमारा क्वेश्चन है, लेट सपोज एक मैंने एलिमेंट दे दिया 1H2, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन निकालना है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं 2He4 हीलियम का पार्टिकल, इसका निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और एक पार्टिकल और ले लेते हैं 11 सोडियम 23। बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि कैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था कि ये जो होता है एटॉमिक नंबर है, नीचे जो लिखा है एटॉमिक नंबर, तो Z बराबर 1 है, इसका मतलब ये किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, Z बराबर 1 मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक ही होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऊपर वाली जो संख्या है ये A जो है, A बराबर होता है 2, A बराबर 2 है। तो ये 2 में क्या मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि याद करो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समग्र स्वरूप A होता है। आओ देख लो डेफिनेशन में, मास नंबर किस बात को बता रहा है, ये देखो मास नंबर A, मास नंबर किस बात को बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो अगर हम लोग A माइनस जेड कर दें, A माइनस जेड, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियॉन्स हैं, A का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का घर, ऐसे समझ लो। आ जाओ स्लाइड में दिखा दे। जो A है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को बताता है, और जो Z है, जो Z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, वैसे मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो Z में आता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप मुझे बताओ अगर हम A माइनस जेड कर दें, A माइनस जेड, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्सट्रैक्ट कर दे A माइनस जेड, तो यही होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपको बचपन में यही सिखाया गया है, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्सट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का अब हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए अब इसको हटा देते हैं। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू होगी वो होगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक, आंसर क्लियर। जिनको ना समझ में आया वो यहाँ समझ लें। देखो ये 2 है, जेड की वैल्यू 2 है, इट मीन्स यही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 2। और ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जो A होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है 4। 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, और Z की वैल्यू है 2। तो अगर हम लोग A माइनस जेड करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो होता है A माइनस जेड, और A माइनस जेड कर दो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया हीलियम पार्टिकल में। इसको आप कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। Z बराबर 11 बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। दिस इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके कॉन्सेप्ट अपना आगे बढ़ाऊंगा। चलिए मैं साइड हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कंप्लीट। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोबार। देखिए जो हमें टॉपिक पढ़ना है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एक और है आइसोटोन्स भी। तो ये हमारा, एक हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स, एक पढ़ेंगे आइसोबार्स। तो स्टार्ट करें। आइसोटोप को ही हम लोग आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं, आइसोटोप्स को ही हम लोग आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं। और यहाँ से एक फ़ायदा मिल गया इस नाम को पढ़ने से। आइए देखिए, आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर,
आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो। जो आइसोटोप्स की परिभाषा है, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, लिख लीजिएगा 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे देखिए सेम एटॉमिक नंबर है 1 1 1 सेम, और डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स कैसे है 1 - 1 0, तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है 0, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है 2 - 1 दैट इज 1, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है 3 - 1 दैट इज 2, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए। अब आप इतने होशियार हैं, अगले टॉपिक को आप ऐसे समझ सकते हैं 6C12 एंड 6C14, ये भी हमारे कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, रिकॉल करने के लिए याद रखिएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 8 ऑक्सीजन 18, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। सेम उसी तरह क्लोरीन की बात करें 17, क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ये 2 पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूरेनियम का, तो 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 237, ये इतने आइसोटोप्स हो गए। अब बात करते हैं बेटा आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स का मतलब होता है इट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखिए नाम से क्लियर है, आइसोबार्स का मतलब होता है वेट सेम होना चाहिए, मास नंबर। तो आइसोबार्स का मतलब है सेम मास नंबर, यहां पे मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर। आइसोबार्स का अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्यारा सा। अब इसके एग्जांपल ले लिया जाए आइसोबार्स के। चलिए 1H3 एंड 2He3, ये दोनों आपस में देखिए आइसोबार्स हैं, दोनों का वेट देखिए सेम है 3 एंड 3, बिल्कुल समझ में आ गया। उसी तरह से 6C14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, ये देखो आइसोबार्स के एग्जांपल हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग 8 ऑक्सीजन 17 और 9 फ्लोरीन 17, ये आपस में आइसोबार्स हैं, एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं किसका, आइसोन्यूट्रॉन्स का। चलिए सही है, विजिबल है, सही होगा। बड़े में तो लिखे ही थे हम लोग, अब छोटा हमने कर दिया क्योंकि हमें जगह चाहिए था। आइए अब हम लोग आइसो न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी आइसोटोन्स था ये, आइसोटोन्स। तो जिसके नाम में शब्द आ रहा है टोन्स, थोड़ा पढ़ के देखो, आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर सेम रखोगे, न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होना चाहिए। बार्स का मतलब होता है वेट, तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोन्स शब्द जो है, टोन्स का मतलब है सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे कहोगे सेम
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपलसरी है, और डिफरेंट क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना कंपलसरी है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस इतना ही, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसा कि इसका प्यारा सा एग्जांपल 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 8। ये देखिए एग्जांपल, 3 लिथियम 7 एंड 4 बेरिलियम 8, ये आपस में क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 He3 और 2 हीलियम 4, 2 He4, ये आपस में आइसो न्यूट्रॉन्स हैं। एक और एग्जांपल 11 सोडियम 23 और 12 Mg24, ये आपस में आइसो न्यूट्रॉन्स हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। देखो कैसे, सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 7 - 3 आएगा 4, 8 - 4 आएगा 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। 3 - 1 2, 4 - 2 2, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 23 - 11 आएगा 12, 24 - 12 आएगा 12, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आने वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि श्योर है आएगा। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, ये दो टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और ये स्टार पॉइंट है, अगर एग्जाम में आता है तो बेटा यही आता है। इसके पहले हमने जितना पढ़ाया वो चैप्टर का बेसिक था, जो भी टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ा ये सब आपको पता होता है, इसलिए वो बेसिक था। लेकिन अगर एग्जाम में आता है फिजिक्स के मामले में, फिजिक्स से आने वाला क्वेश्चन, तो यही आएगा, इसलिए इसको स्टार पॉइंट लिख लीजिए। मतलब अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा वाला हाल है। मतलब आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए न्यूक्लियर साइज के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन फाइनली न्यूक्लियर डेंसिटी। हमारे दिमाग से जरा पूछिए, खुद के दिमाग से पूछिए कि क्या इसका इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है, न्यूक्लियर साइज। तो अभी हमने बताया कि जो न्यूक्लियस है, छोटा सा मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, यहां पे न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। सही कह रहा हूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें, सर क्या कहीं ना कहीं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूक्लियस की जो साइज है, न्यूक्लियस की जो साइज है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन से प्रभावित होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन तो छोटी साइज, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन बड़ी साइज। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो मास नंबर होता है, ध्यान से समझिएगा, मास नंबर, पढ़े हो ना मास नंबर, जिनको ना दिमाग काम कर रहा हो देख लो एक बार, देखो कहां हमने पढ़ाया है, ये देखो मास नंबर। लिखो ना मास नंबर। मास नंबर किसको बता रहा है? इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का समग्र फॉर्म। देखो ऊपर लिखे हो ना, न्यूक्लियॉन्स में दोनों आते हैं कलेक्टिवली। चलो, तो वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं। इट मीन्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियर साइज जो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, तो वी कैन इजिली से मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mass number is directly proportional to the volume of nucleus। सर कैसे?
आइए समझाते हैं। इस एटम का जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इसकी साइज स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे एक आप ऐसे नोट कीवर्ड बता सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस assumed as a sphere, as a sphere, so अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम स्फीयर माने, स्फीयर, तो मास नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के। तो यहां पे अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। साइज का मतलब वॉल्यूम, V, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब मास नंबर, ए का मतलब मास नंबर, और मास नंबर जो है वो सीधा सीधा वॉल्यूम के डिपेंडेंट, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्या है, रेडियस, रेडियस इस न्यूक्लियस की रेडियस आर हमने एज्यूम कर लिया। तो आर क्या है, न्यूक्लियस का साइज। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस एबव रिलेशन से, ये देखिएगा, यही आपको रिकॉल करना है। इस एबव रिलेशन से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और हमें स्टडी करना है न्यूक्लियर साइज का, हमें स्टडी करना है न्यूक्लियर साइज। तो रेडियस ही तो डिफाइन करेगा न्यूक्लियर साइज को, न्यूक्लियर ही तो डिफाइन करेगा न्यूक्लियर साइज को। तो यहां से हम अगेन नोट डाउन कर सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर 1/3। देख लो ऊपर का रिलेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको चीजें समझा सकें। चलो, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट ए डिपेंडेंट 4/3 पाई आर क्यूब, आर ही डिफाइन करेगा साइज ऑफ न्यूक्लियस को। तो आप देखिए, खुद से देखिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एबव रिलेशन, ये तो पूरा कांस्टेंट है, खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 4/3 पाई कहाँ चला गया, प्रोपोर्शनल के अंदर, कांस्टेंट के अंदर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/3। तो अब हम लोग इसी रिलेशन को, ये जो लाइन हमने लिखा है, इस रिलेशन को लिखा जाता है R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। दिस इज आवर फॉर्मूला। यही हमें प्रूफ करना था, यही था हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस, यही है हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस यही है। तो यहां पे अब एक बात आपको समझना होगा, एक बात समझना होगा जो बेसिक यहां पे है। जो न्यूक्लियर साइज होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये मीटर किलोमीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में नहीं होता। रदरफोर्ड साहब ने अपना फैक्ट में एक बात बोला है, यहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, according to Rutherford experiment, we know size of nucleus is approximately range of 10 to the power minus 15. It means Fermi। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से एक बात और हमें सीखने को मिलती है, जो कि न्यूक्लियर साइज को डिफाइन करता है। और रदरफोर्ड के अपने एक्सपेरिमेंट में सीधा सीधा हम पढ़ के बैठे हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा ये कहीं ना कहीं फर्मी के रेंज में होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में होता है ये, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 टू द पावर माइनस 15 ये जो डाटा देख पा रहे हैं आप फर्मीज, ये बहुत छोटा डाटा है। यही रीजन है
यही रीजन है कि इस कांस्टेंट आर नॉट की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये जो आर नॉट हमने लिखा है, ये कांस्टेंट आर नॉट, इस आर नॉट की वैल्यू इन फर्मी ली जाती है, इन फर्मी, इन फर्मी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आर है ये न्यूक्लियर साइज को डिफाइन कर रहा है, आर जो है यही न्यूक्लियर साइज को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जैसी रेडियस होगी वही हम एज्यूम करेंगे। अब थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, यही हमारा आर है, न्यूक्लियस के बारे में ये आर है जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो आर की बात कहां से आई? वॉल्यूम से आया। वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है मास नंबर पे, और मास नंबर डिपेंडेंट होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एज्यूम करने पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो रिलेशन कहता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर आर क्यूब, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, वही स्क्वायर रूट का खेल है, स्क्वायर रूट क्यूबिक का खेल है। तो इस डाटा को देख करके हमने कहा आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, और आर नॉट की जो वैल्यू होती है इन फर्मी जब आप लोगे तो इसकी रियल वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब कुछ बेसिक आपको बताते हैं, अभी एक खत्म नहीं हुआ है ये जो आर नॉट है, आर नॉट जाहिर सी बात है पहले ही रदरफोर्ड साहब ने बता दिया था कि इसका रेंज जो होगा, न्यूक्लियस का रेंज होगा 10 टू द पावर -15 मीटर का होगा। तो आर नॉट की जो वैल्यू होगी वो लगभग मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर -15 होगा, 10 टू द पावर -15 का होगा। अब होता क्या है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा प्रॉब पार्टिकल इस पे अटैक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये हाईली स्पीड पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। ये जो आर नॉट है ना, कांस्टेंट तो है ही है, इसको लिख दे रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये कांस्टेंट होने के साथ ही साथ डिपेंडेंट ऑन प्रोब पार्टिकल, डिपेंड ऑन प्रॉब पार्टिकल। प्रॉब पार्टिकल का मतलब होता है हाईली स्पीड पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस पे अटैक किए जा रहे हैं, जो कि बम्बार्डिंग किया जा रहा है रेडियस को डिफाइन करते समय। कौन सा पार्टिकल अटैक कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ये आर नॉट। इसको हम लोग कभी फिर और पढ़ेंगे डेप्थ में। आर नॉट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है फर्मी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो आर नॉट की वैल्यू हमने लिखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15, ये छोटा डाटा है, बहुत ही छोटा डाटा है। क्यों? क्योंकि आर नॉट की वैल्यू फर्मी में होता है, और रदरफोर्ड साहब ने पहले ही कह दिया था, रदरफोर्ड साहब ने पहले ही बता दिया है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा ये मल्टीपल ऑफ फर्मी होगा। यही रीज़न है कि जो आर की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आर नॉट और इंटू ए टू द पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ ये क्या है? फर्मी है, एक तरह से ये फर्मी है। तो फर्मी का मल्टीपल कौन है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि सॉरी मास नंबर, सॉरी मास नंबर। तो कहीं ना कहीं फर्मी का मल्टीपल है मास नंबर, जो कि सीधा सीधा किसको डिफाइन कर रहा है? न्यूक्लियर साइज को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट प्रोब पार्टिकल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए इस फर्मी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अपने सवालों को लगाने के लिए हम 95% टाइम्स यही लेके चलेंगे, 95% टाइम्स हम यही लेके चलेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर टुडेज क्लास लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर डेंसिटी। ये हमारा आखिरी टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन करना है।
अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है भाई, आप जाहिर सी बात है जानते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली मैं कह सकता हूं, वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये छोटा सा सिर्फ मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, तो न्यूक्लियस का रियल मास कितना होगा, न्यूक्लियस का रियल मास कितने होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन हैं, जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मास ऑफ एवरेज मास से, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने पार्टिकल हैं। तो देखो अब समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल है। आप पढ़ के बैठे हैं, आप पढ़ के बैठे हैं, एक मैं नोट लिखने जा रहा हूं ताकि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस आ सके। वी नो, पहली लाइन लिख दो, वी नो mass of proton is approximately equal to mass of neutron, so its average mass, so its average mass, we know mass of proton and mass of neutron is approximate equal, so its average mass is taken as equal to मास ऑफ प्रोटॉन, अप्रॉक्सीमेट, दोनों का एवरेज लेने के बाद हम कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, हम इतना ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या मिला, यहां से फायदा क्या मिला, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू टोटल, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन जो कि mp है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो a से मास नंबर से, यही होगा a टाइम्स mp, यही हमने लिया है। ये a क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, a क्या है, मास नंबर, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने पार्टिकल होंगे, मास नंबर किस बात को बताता है, मास नंबर इस बात को बताता है कि इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस में वाकई में रहता कौन है, न्यूक्लियस में वाकई में रहता कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ही तो घर है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही तो घर है न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि अगर दोनों का अप्रॉक्सीमेट द्रव्यमान, अप्रॉक्सीमेट मास सेम है प्रोटॉन के मास के, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, आ गया टोटल मास। इसी लाइन का हम यूज करने वाले हैं। अब देखो हमारा आधा कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया, इतने से, सिर्फ ये लिखने भर से हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर। आओ चलो, न्यूक्लियर डेंसिटी हमने लिख दिया, तो आप मुझे बताना बेटा, अब हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह हम लोग रखेंगे, मास की जगह हम लोग रखेंगे क्या मास की जगह हम लोग रख देते हैं a इंटू mp डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह रखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, क्योंकि इसका रेडियस क्या एज्यूम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग आर ही लेके चल रहे हैं, रेडियस उसकी कितनी है, आर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं। 3 को उठा के ऊपर भेज दो, तो 3 आ गया ऊपर, a आ गया ऊपर, और m ऑफ p, मतलब ये सेम वैल्यू है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हम वैल्यू ये लेके चल रहे हैं, न्यूमेरिकल में हम ये लेके चलेंगे, ठीक। तो इतना हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई आर का क्यूब, सही है यहां तक, बिल्कुल सर, एकदम मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। तो अगर यहां तक सही है, तो अब कैलकुलेशन की खेल खेलने जा रहे हैं, कैलकुलेशन का खेल। इस r की जगह अब डाटा पुट करो, इस r की जगह डाटा पुट करो, r0 की पावर 1/3। तो एक स्टेप और ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और ध्यान दीजिएगा, 3 अपनी जगह है, a अपनी जगह है,
मास ऑफ प्रोटॉन अपनी जगह है, होल डिवाइड बाई, नीचे का स्टेप सबसे खतरनाक है, ये 4 पाई हो गया, और r की जगह अब हम लोग रखेंगे r0 a टू दी पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूबिक, पूरे का क्यूबिक। तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ स्ट्रांग है तो ऊपर के डाटा में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 डिवाइड बाई, नीचे भी कुछ नहीं चेंज हुआ 4 पाई तक, लेकिन r0 का क्यूब है, ये देखो होल क्यूब है ना बेटा, r का होल क्यूब है, तो मतलब r0 का क्यूबिक हो जाएगा, मानते हैं r0 का क्यूबिक, और a का कैंसिल आउट हो जाएगा, a का जब आप क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, सिर्फ a, तो 3 टाइम्स a इंटू MP होल डिवाइड बाई 4 पाई r0 का क्यूबिक इंटू a बचा, और बड़ा अच्छा लगा इस लाइन को लिख करके, a से a भी कट गया, इट मीन्स डेंसिटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास नंबर, यहां से ये क्लियर हो गया, और ये हमारा डेंसिटी की फाइनल वैल्यू निकल के आ गई, डेंसिटी की फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। देखो रो बराबर हो गया 3 टाइम्स MP होल डिवाइड बाई 4 पाई r0 का क्यूबिक, और यही हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, यही हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, बस यहीं पे वैल्यू पुट कर दो तो हमें एवरेज डेंसिटी भी निकल के चली आएगी। तो आइए जरा से यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं नोट लिख लेते हैं, डेंसिटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास नंबर, मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस does not dependent on मास नंबर, क्योंकि कट गया ना बेटा, ध्यान से देखो कट गया, तो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, हमें साफ साफ दिख रहा है। अब बस इसी के जगह सारा वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, अगर आप इसकी जगह सारे डाटाज को पुट कर देंगे तो आपका फाइनल डेंसिटी निकल के चला आएगा, और डेंसिटी कितनी होती है भैया, इसकी डेंसिटी कितनी होती है इसकी डेंसिटी की जगह देखो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग 2.3 के आसपास आएगा, मैं सारा डाटा पुट कर दूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, आइए चलिए इसको रख देते हैं, 3 अपनी जगह है, पुट कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 एज्यूम करना है, होल डिवाइड बाई 4 पाई, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का क्यूबिक है, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल क्यूब। अब आप जब इस डाटा को पुट करोगे बेटा, इस डाटा को पूरा सॉल्व करोगे तो डेंसिटी की रियल वैल्यू आपको मिलेगी 2.30 इंटू 10 टू दी पावर +17, इतना बड़ा डाटा मिलेगा, इतना बड़ा डाटा मिलेगा, वो भी kg अपॉन मीटर क्यूब में, kg अपॉन मीटर क्यूब में। अब आप मुझे खुद देख करके बताओ, जिसकी डेंसिटी इतनी बड़ी हो 10 टू दी पावर 17 के टर्म में, जिस न्यूक्लियस की डेंसिटी एवरेज मानने पे इतना बड़ा डाटा आ रहा है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर +17, सुन करके हालत खराब हो जाने वाला डाटा, इतना बड़ा, तो जिसका डेंसिटी न्यूक्लियस का अप्रॉक्सीमेट 10 टू दी पावर 17 में आ रहा है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि वो न्यूक्लियस कितना हार्ड होगा वो न्यूक्लियस। इसीलिए कहा जाता है बेटा, यहां से आप समझ लो, जो रो होता है ये 2.3 इंटू 10 टू दी पावर +17 के ऑर्डर का है, kg अपॉन मीटर क्यूब। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ पाना इम्पॉसिबल होता है, मतलब देखो इतना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि ऐसे वैसे लोग न्यूक्लियस को नहीं तोड़ पाएंगे, और यही रीज़न है कि डेंसिटी इसकी हार्ड होने के वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ईजिली स्टार्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगती है, लगभग वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन
न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए बहुत ही तगड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यही रीजन है, डेंसिटी से हमने कोरिलेट कर लिया। अब डेंसिटी क्लियर, न्यूक्लियर साइज क्लियर। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स को भी स्टडी कर लेते हैं, यहीं पर छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स का, तो थोड़ा सा इजी वे में समझाऊंगा, बहुत हार्ड टॉपिक ये नहीं है। ये इसको साइड में कर दीजिए, ये साइड का टॉपिक है। आइए अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो आप इतने दिमागदार बिल्कुल होंगे, न्यूक्लियर की बात हो रहा है मतलब न्यूक्लियर के अंदर लगने वाला फोर्स जो कि वर्क करता है किसी न्यूक्लियस पे, वही कहलाएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो आप मुझे बताना न्यूक्लियस में कौन होता है भैया? प्रोटॉन पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल। तो हम इजीली कह सकते हैं इट इज मोर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों सर अट्रैक्शन होगा? क्यों अट्रैक्शन होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन का नेचर सेम है तो रिपल्सन होगा ना न्यूक्लियस में। अकॉर्डिंग टू बेसिक थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, कूलॉम्स लॉ, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसमें रिपल्सन होगा। लेकिन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैसे उतने छोटे से जगह में है? थोड़ा सोच करके देखो कि किसी छोटे से न्यूक्लियस में, किसी छोटे से न्यूक्लियस में जिसकी साइज 10⁻⁻15 के रेंज में है, फर्मी के रेंज में है, इस छोटे से जगह में, इस छोटे से जगह में कैसे प्रोटॉन प्रोटॉन रह सकते हैं, कैसे रिपल्सिव फोर्स रह सकते हैं? तो कोई ना कोई तो ऐसा हार्ड वर्किंग फोर्स होगा जो इसको बांध के रखा है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था ड्यू टू रिपल्सन, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रख रहा है, इसलिए हम कहते हैं इट इज मोर अट्रैक्शन फोर्स, मोर अट्रैक्शन फोर्स कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स का होता है न्यूक्लियस का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी बाप है, उससे भी बड़ा फोर्स होता है। अब यहां से हम क्लियर करते हैं द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे हम कह सकते हैं, साइड में इसको कर दें, द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट proton and proton as well as neutron and neutron as well as proton both neutron। जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स कहीं ना कहीं सीधा सीधा अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ इनसाइड अ टीनी स्पेस, इनसाइड अ टीनी स्पेस। तो आप न्यूक्लियर फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स विच वर्क्स विच एक्ट्स बिटवीन द, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स विच एक्ट्स between the proton and proton, neutron and neutron, as well as proton both neutron inside a टीनी स्पेस या टीनी साइज ऑफ न्यूक्लियस, टीनी स्पेस। तो ये इतना तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर मैं रेंज की बात करूं बेटा, रेंज की बात करूं तो देखो ध्यान से समझना, एक रेंज के बारे में नोट पढ़ लो, ये नोट है बहुत तगड़ा नोट, सुन के ना मजा आया तो कहना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। आप पढ़े ना इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक कूलॉम्स लॉ याद करिए, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है।
ग्रेविटेशनल से बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी बाप होता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 के रेशियो में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 10⁻+36 के रेशियो में, और न्यूक्लियर फोर्स इससे भी ज़्यादा 10⁻38 के रेशियो में। ये रेशियो है, इतना गुना होता है। ग्रेविटेशनल से 38 गुना बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स से 100 टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से 100 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स का कंप्लीट। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारा फुल्ली लास्ट टॉपिक। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो एक तरफ से ध्यान दीजिएगा बेटा एक तरफ से ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। पहली चीज, बेसिक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत छोटे रेंज में लगता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज, आपको पता है क्यों शॉर्ट रेंज कहा जा रहा है? क्योंकि खुद सोच के देखो, जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 में बिलोंग कर रही है, जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 में बिलोंग कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बीच गैप, मतलब इसका रेंज बहुत कम है। रेंज का मतलब ये मत कह देना कि सर वैल्यू कम है, नहीं। शॉर्ट रेंज का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा पास पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, ये कहने का मतलब, बात समझे? बहुत छोटे पार्टिकल जब पास पास आएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बहुत पास आएगा तो लगता है, इसलिए कहा जाता है शॉर्ट रेंज फोर्स। इसके बाद अगर बात करें, ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स कभी भी चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तीसरा आप लिख लीजिएगा, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं करता, इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसीलिए जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, और उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। मतलब कहने का मतलब है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन फोर्स का मतलब है जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, और उतना ही फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तो ये चीज है चार्ज इंडिपेंडेंट। इसके मेजर आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और उसके बाद ये सैचुरेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन इफेक्ट को। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है, देखो ध्यान समझना, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है, देखो होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पार्टिकल पे लगता है, थोड़ा सोच के देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पार्टिकल पे लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक चार्ज पे लगता है, लेकिन सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है कि जब न्यूक्लियस की बात आती है, तो ये सिर्फ नेबरहुड पार्टिकल पे लगता है। मतलब अगर कहीं प्रोटॉन है तो इसके आस पास शॉर्ट रेंज में अगर न्यूट्रॉन घूम रहा होगा तो उसके बीच ही फोर्स लगेगा। अगर कहीं पे न्यूट्रॉन है तो इसके नेबरहुड पार्टिकल प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये अपने आसपास के नेबरहुड पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, ना कि सब पर। ये ज्यादा भटकता नहीं है, ये सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच सीमित है, ठीक है। ये क्लियर, सैचुरेशन इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो नेचर होता है ये स्पिन पे भी डिपेंड करता है, स्पिन पे, ठीक है, स्पिन पे। अब क्या स्पिन का मतलब क्या है? ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन
डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर दो पार्टिकल सेम स्पिन में नाच रहे हैं, दो पार्टिकल सेम स्पिन में, स्पिन का मतलब नाचना होता है, रोटेट करना। अगर दो पार्टिकल सेम स्पिन में नाच रहे हैं तो यहाँ की फोर्स जो होगी ये मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, एज कंपेयर टू अपोजिट स्पिन ऑफ पार्टिकल, अपोजिट स्पिन ऑफ। अब यहाँ पे अपोजिट स्पिन हो गया, एक दूसरे का अपोजिट, तो सेम स्पिन में न्यूक्लियर फोर्स मैक्स होता है और अपोजिट स्पिन में फोर्स कैसी होती है, न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम होता है। तो ये आपका इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आगे मूव ऑन करते हैं। ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, मतलब ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, बस लास्ट इतना सफिशिएंट है, इतनी प्रॉपर्टी आप लिख दो एग्जाम में, बहुत है। नॉन सेंट्रल फोर्स है ये, सेंटर टू सेंटर नहीं लगता, जैसा कि आप पढ़े होंगे पॉजिटिव चार्ज पर एलोंग अ लाइन लगता है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच अलोंग अ लाइन फोर्स लगता है ना, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ये किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल पे लग सकता है, कुछ इस तरीके से कि वो सब पे फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस के भीतर नॉन सेंट्रल, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो कहीं पर भी हो ये नॉन सेंट्रल है, मतलब इट डज नॉट वर्क्स अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नॉन सेंट्रल फोर्स है, अलोंग अ सेंटर टू सेंटर नहीं वर्क करता। इसमें आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के सेंटर के अलोंग लगेगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के सेंट्रल के अलोंग लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। सिर्फ आपको ये टॉपिक लिखना है, डिटेल्ड में नहीं बताना है। आप कहोगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, ये टॉपिक, शॉर्ट रेंज फोर्स बिल्कुल सही, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, सैचुरेशन फोर्स, स्पिन फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स, बस इतने आपको बताने हैं। कितने प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, 6 प्रॉपर्टी, एक हमने जानबूझ करके स्किप कर दिया, टेंशन मत लीजिए, इतना भी आप लिख देंगे बहुत सफिशिएंट है। 6 प्रॉपर्टी विद डेफिनेशन आपने पूरा डेप्थ में समझ लिया। नेक्स्ट क्लास पे बेटा हम लोग सीधा स्टडी करेंगे मास डिफेक्ट पे, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑल्सो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इसके बाद हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आज की क्लास को एंजॉय करिएगा ज़बरदस्त वे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तगड़े थे और ये आपके लिए बेसिक्स टू हायर लेवल पे क्लासेस है। जिनको बेसिक समझना था वो बेसिक भी पढ़ लें, जिनको कॉन्सेप्ट सीखना था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने छोड़ा ही कहाँ, कोई टॉपिक मैंने, आप बताइए कि अगर मैंने स्किप किया हो, बिल्कुल बेसिक से हमने लिया है। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से पढ़ाना स्टार्ट किया, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से पढ़ाना स्टार्ट किया, दोनों का मास लिखवाया, क्यों बड़ा है ये भी बताया। फिर हमने बताया कि सवाल लगाते समय दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिया जाता है। आप खुद ही देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा, ये डाटा देखो 6726 है, ये डाटा देखो 6748 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, न्यूट्रॉन बड़ा हुआ। लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बराबर लेते हैं। आगे चलते हैं, ये हमने पूरा बेसिक स्लाइड पढ़ाया। फिर हमने देखो बेसिक पढ़ाया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स पूरे एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ा पूरा डेप्थ में, फर्मी इनटू मास नंबर, क्योंकि जाहिर सी बात है मास नंबर ही डिफाइन करेगा डेंसिटी साइज को। फिर हमने डेंसिटी के बारे में पूरा फैक्चुअल नॉलेज लिया, ये देखो। इसके बाद फिर हमने आपको न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा दिया, किस रेंज का है, देख रहे हो क्या तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट है, कुछ मैंने छोड़ा क्या, यहाँ पे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी की लाइन मिला लो। इसके बाद देखो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट को तो डेप्थ वे में हमने पढ़ाया ही आपको। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सीधा सीधा आइंस्टीन इक्वेशन के साथ हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।